तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये दिख रहा है। यस सर। तो इसको मैं तुम लोग प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें बहुत चीजें हैं। मेरा टारगेट ये है कि देखो डाटा तो हाई है, एक पेज में इसको कवर करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि तुम्हें रिवीजन में हमेशा आराम रहे, है ना। तो जितना मेरा कंटेंट बना है अभी तो बहुत छोटा दिख रहा होगा ना। अब देखो ये महिला का है, इसमें डेटा भी है थोड़ा सा, लेकिन हमने ज्यादा डेटा कवर किया है। योजनाएं गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चलाई है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बताया गया महिलाओं के बारे में, कानून कौन कौन से हैं, और इसमें व्यापार में दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, इस पे बात की गई। तो देखो पहला डाटा है कि जो अधिकतर अपराध किए जाते हैं वो उनके पतियों द्वारा या संबंधियों द्वारा ही किए जाते हैं। इसका डेटा हम लोग पास है कि नहीं है, बताओ मंजीत। हमने यस सर, डोमेस्टिक वायलेंस वाला। ओके बस समझ कितना था, 32%। एक तिहाई महिलाएं किससे शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। और उसमें से भी सिर्फ 14% महिलाएं जो राइज करती हैं वैल्यू। उसको इम्पोर्टेंट टर्म क्या किया था, हिडन पैंडेमिक। पैंडेमिक, ये याद रखना। देखो यही डाटा है, ये भी बता रहा है अधिकतर अपराध किसके द्वारा किया जाता है, पतियों या संबंधियों के द्वारा, ठीक है। अब इसे PLFR है, ये हम लोगों ने उस दिन बात की थी, इस पे कितना था, इसका डेटा हम लोगों ने बनाया था, कितना था सर 18%। 2000 तक कितना था, 2000 तक कितना था, सर 30। 30.5%। और उसके बाद 2019 में 21। 2019 में कितना था, 21%। उसके बाद 2020 में होगा था 18.6%, ठीक। तो इसको इस डेटा को फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कट कर देना। ये 17 का डेटा है, ठीक। 28 के करीब डाला, वही 30% के करीब आसपास जाएगा, ठीक। तो ठीक है, तो इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये भी डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं। हमने देखो जो 62% बताया था, इंडिया में कितना है, 34% है ना वेज गैप। तो कितना हुआ है, घटा दोगे तो 66 ही तो आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद ये भी डेटा हम लोग मतलब भर का याद कर चुके हैं ना, डेटा में इतना नोट मत लो। लिंगानुपात देख लो, 2011, 2001, 2011 और 2023 का भी नया आ गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिंगानुपात वाला। 2011 में था, 2001 में सॉरी था 927, कितना था, नहीं 900 यहाँ पे रखें, 1000 यहाँ पे रखें, 1020, 1050 यहाँ पे रखें, सही 11। फिर से बना देता हूँ मैं इसको क्लियर कट। ठीक है, हमने इसको रखा यहाँ पे 900, यहाँ पे हमने रखा 1000, यहाँ पे 1100। डेटा है 2001 का, 2011 का और 2023 का। अब इसकी जनगणना हुई नहीं, फिर भी एक डेटा आया था अभी जल्दी में। ये कितना है, 927, ठीक है। 2001 में कितना है, 927। इसको ऐसे मत बनाओ, कितना है 927। 2011 में कितना हो गया, 919, यानी कि इससे थोड़ा सा क्या हो गया, कम गया, 919। और 2023 में पहुंच गया 1020, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि 2010 में महिलाओं और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ गई है सब लोग, ओके। यस सर। बोलते रहना चाहिए। मंजीत क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये डाटा क्लियर हो गया ना, ठीक है। और ये ज्यादातर महिलाएं प्रधान सेक्टर में है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जितना महिलाएं काम करे उसमें ज्यादातर किसमें,
लेबर परिधान से उसमें कपड़े बनाने के उसमें, ठीक है। देखा भी होगा पश्चिम बंगाल में बहुत काम होता है उसमें। ये हम लोग फैक्ट को ज़्यादा इसलिए जाने क्योंकि फैक्ट बहुत याद कर लें, याद है ना, तो इसमें कितना जोर देंगे। इंपॉर्टेंट है कि देखने की योजनाएं कौन कौन सी गवर्नमेंट, ठीक। अब देखो एक कार्यक्रम है स्टेप, ठीक, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। ये याद होने चाहिए, टिपिंग होनी चाहिए, समझ रहे ना कि कई महिलाओं के लिए 5 कार्यक्रम था, तुरंत बता दे क्या है स्टेप, कब लिया गया 1986 से 1987 के बीच। क्या करना, प्रशिक्षण देना और रोजगार 16 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। पहला क्या हो गया स्टेप, दूसरा क्या हो गया, सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा आ रहा है। अब आया, अभी ठीक है, आप ठीक हो। चल मैं उसमें, चलो ठीक, अब आ रहा है ना, हाँ अब ये सर। ठीक है ना। सर पहला क्या हो गया? सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए थोड़ा सा। कौन इंग्लिश में बोल रहा है? सर मैं इशू। हाँ इंग्लिश में, ओके, मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। इसके मतलब ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दो चीजें थी, ठीक है। ओके, अभी आगे इंग्लिश में ही आ जाएगा, ठीक है। डाटा जो पूरा इंग्लिश में ही आ जाएगा, इशू नहीं। ये प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेप हो गया। दूसरा हो गया स्वाधार गृह, इस योजना को कहते हैं, ठीक है। घर के लिए, ऐसा घर बनाना, किन के लिए, देखो जो महिलाएं जो है किसी वजह से वंचित हो गई, घर से निकाल दी गई हैं या कोई दिक्कत होगी, समझ रहे हो इस चीज को, तो उनके लिए घर बनाने की व्यवस्था थी, इसे स्वधागृह कहा गया। इसे लिखना इंग्लिश में लिखना स्वधागृह तब भी ठीक है। इसमें प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक। दूसरा हो गया, पहला क्या हो गया स्टेप, दूसरा क्या हो गया स्वधागृह, ठीक है। तीसरा था कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। ये जो वर्किंग वुमेन्स हैं तुम लोग इस शहर में, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, छात्रावास हर शहर में मिलेंगे तुमको। छात्रावास नहीं, छात्रावास किसे कहते हैं, नाम याद नहीं रहा, समझ रहे हो, इतना समझ रहे हो, हॉस्टल्स, ठीक है। ये 1972 से 73 की भी योजना चलाई गई थी। इसमें क्या गया था, अब क्या किया गया है, इसमें थोड़ा इसको और मजबूत करने के लिए इसी योजना को किया गया है। छात्रावास संख्या बढ़ाने की बात की गई है। आपातकाल सुविधा बना, नई सुविधाएं से इंटरनेट वाईफाई इन सबको बढ़ाने के लिए बात की गई है। शिकायत बॉक्स की, देखो ये नॉर्मल चीजें हैं, इतना ही लिखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा लिखने को मिलेगा नहीं। ये बात याद कहाँ करनी, सुनो, ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ना कि ये बढ़ाना ये बढ़ाना, ये है फोल्डर पॉइंट। देखो कभी भी तुम्हारा आंसर लिख रहे हो, ठीक है, छात्रावास तो स्पेसिफिक हो गया, ओके, इसको छोड़ देते हैं। कोई भी आंसर लिख लो, दिमाग में हमेशा दिव्यांग तुम्हारे आना ही चाहिए। एक पॉइंट तुम्हारा क्या दिमाग चलना चाहिए दिव्यांग पे, मतलब जो ऐसा आंसर जिसे तुम्हें आता नहीं है। स्किल का मतलब यही तो होता है ना कि जो नहीं आता उसे लिखेंगे, यही हुआ ना। बिल्कुल। अब क्या है, हम जब लिख रहे हैं आंसर, तुम्हारा दिमाग कहाँ किस किस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक। पहला क्या है, दिव्यांग महिला, ये हमेशा दिमाग में चलना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करें, रजिस्टर में दर्ज करने का मतलब क्या हुआ, देखो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन करना। और इसको कहते हैं ना कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन का मामला है, वस्तुनिष्ठ हम चीजों को बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इंटरनेट वाईफाई, ये नहीं क्या कहते, डिजिटलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फीडबैक तंत्र की स्थापना करना, फीडबैक सिस्टम की, ठीक है। अब देखो ये तो महिला के लिए था, अब मुझे पुलिस सुधार पे लिखना हो, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ना, या उनके लिए विशेष ध्यान होना चाहिए ना, होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से दक्ष होनी चाहिए हमारी पुलिस की, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। वाईफाई जैसी सुविधाएं होनी चाहिए कि नहीं, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वाईफाई हुआ, स्कैनिंग हुआ, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए ना। तो क्या फीडबैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। हमने पुलिस में भी तो यही मार दिया, जुडिशरी में लिखना तब भी तो यही लिखूंगा मैं। यानी कि मैंने 4-5 पॉइंट ऐसे बना लिए, ठीक, समझ रहे ना इसका यूज क्या है, ओके, ठीक है। बिल्कुल।
तो अब 3-4 पॉइंट हमेशा दिमाग में मेरे ऐसे चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट हमेशा है ना, शॉर्ट लिखने में बड़ी आसानी रहती है। शॉर्ट क्या, स्ट्रेंथ चेक करना, किसी भी योजना हो, कोई भी योजना हो, उसमें शॉर्ट हमेशा चिपका दो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको सर्च करेंगे, हर उसमें लगा दो, बिना सोच समझे, अच्छा लगता है देखने में। शॉर्ट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है, मजबूती उसमें क्या है, वीकनेस में क्या है, संभावनाएं क्या है, थ्रेट क्या है, ये कहीं भी चिपका दो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे तुमने सीखा गया यहाँ से कि ये क्या है, ये फॉर्डर पॉइंट कहा जाता है। ये कहीं भी चिपका दो, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत दिमाग में तुम्हारा क्या होना चाहिए, महिला क्या है, दिव्यांग क्या है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है, आरक्षण जैसी चीजें हैं कि नहीं है, इंटरनेट, वाईफाई, स्कैनिंग, इसको दिमाग में रखो, फीडबैक सिस्टम है कि नहीं है, हर जगह ये काम आएगा। गवर्नमेंट में फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ क्या है, पारदर्शिता है कि नहीं है, ठीक है, जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, ये सब 4-5 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। एक आंसर में तुम बहुत अच्छा लिखोगे, मैं तुमको अनुभव बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखोगे तो तुम्हें मिलेंगे 7 नंबर, बहुत अच्छा लिख दिया तुमने। और बहुत गंदा लिख दिया ऐसे बना बना के, तब भी तुम्हें 3-4 नंबर मिल ही जाने हैं, 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। छोड़ के चले आओगे तो नुकसान में है, ठीक है। तो पहली योजना कौन सी होगी, स्टेप, ओके। दूसरी कौन सी होगी, सुधार गृह। इसमें क्या कहेगा, 30 महिलाओं के लिए क्या बनाया गया है, हर जिले में एक केंद्र बनाया गया, ठीक है। तीसरी क्या होगी, काजी महिलाओं के लिए क्या हो गया, छात्रावास। चौथी उज्ज्वला योजना होगी, ठीक। उद्यम सुखी पोर्टल हो गया। MCTC, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग योजना हो गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें क्या देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं पर 100 पे, है ना, ये मातृत्व वंदना योजना हो गई। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जो सार्वजनिक क्षेत्रों पर हिंसा हो जाती है ना, उनके लिए, महिलाओं के लिए, जैसे मान लीजिए बस हुआ है, कहीं हुआ है, किसी भी निजी क्षेत्र में हो गया, तो हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए क्या है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ठीक है, एक स्टॉप सेंटर स्कीम। अब देखो फिर से करते हैं, पहले क्या है, स्टेप, पहला क्या है, स्टेप, ठीक। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी और ट्रेनिंग की बात की जाएगी, ठीक। कौन से, 16 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सुधार गृह, इसमें क्या है, 30 पर 1, यानी कि एक जिले में 30 महिलाओं के लिए केंद्र बनाया जाएगा। तीसरा क्या है, कामकाजी महिलाओं के लिए क्या बनाया जाएगा, छात्रावास। इसमें जो कमियां हैं, शॉर्ट, SWAT कहीं भी लगा दें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक। शॉर्ट हमेशा मूल्यांकन होता है, ठीक है। 3 हो गया। चौथा क्या था, उज्ज्वला योजना। 5वां क्या है, उद्यम सुखी पोर्टल, मत जानो क्या है, बस इतना जानो महिला से रिलेटेड है, ठीक। मदर चाइल्ड ट्रैकिंग योजना, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग योजना, MCTC, ठीक है। 7वां क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं प्रसव पे। 8वां क्या है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए, ठीक, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। याद हुआ, कुछ याद हुआ, कुछ तो याद हुआ ना, बिल्कुल। फिर से बता रहा हूँ एक बार, वीडियो इसीलिए बड़ा हो जाता है, तो ठीक है। स्टेप, सुधार गृह, उज्ज्वला, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, ठीक है, उद्यम सुखी पोर्टल, MCTC, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग योजना, मातृत्व वंदना योजना, वन स्टॉप स्कीम, ठीक। यानी हमने देखा, महिला पे सबसे पहले डाटा देखा, कहाँ डाटा देखा, WEF की क्या थी, जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें क्या बताएगा, 20% ग्लोबल जेंडर वेज में गैप है, वेज गैप, और 34% इंडिया में वेज गैप, पहला हमने ये देखा। दूसरा हमने सेक्टर वाइज डिवीजन देखा, एग्रीकल्चर में 30% महिलाएं जो है वर्किंग है, एग्रीकल्चर लेबर हैं, 48% महिलाओं के पास उनकी ज़मीन है ना, ये देखा हमने। 18% उसमें क्या कहते हैं उसे, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस सेक्टर में थी कितना, 24% सर्विस सेक्टर में, देख लें इस डाटा को, देख लें, ये हमने देखा। उसके बाद देखा मैंने हिंसा क्या पोजीशन क्या है महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा की बात की हमने, क्राइम की बात की, क्राइम कैसा था, 30% इंक्रीज हुआ था इंडिया, ठीक है।
कैसे इंक्रीज हुआ था, किसकी रिपोर्ट थी ये, यूएन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने क्या बताया था कि 2021 में क्राइम कितना बढ़ा है, 30%। उसके बाद उस एनसीआरबी का डाटा क्या था, 8% कम हुआ कहाँ, 2020 में। इस पर देखा, उसके बाद घरेलू हिंसा की बात की थी। घरेलू हिंसा में क्या था, 32% महिला घरेलू हिंसा की शिकार है, एनसीआरबी का डाटा कहता है। 14% महिलाओं ने क्या कहा, राइज किया है इशू को, और ये इसे हिडन पैटर्न किसने कहा, यूएन ने कहा, ये हमने देखा। उसके बाद हमने इकोनॉमी की फील्ड में महिलाओं की पोजीशन देखी कि कितना लोन मिल रहा है, कितना लोन पेनिट्रेशन है, तो पता लगा 12% ही महिलाओं में क्रेडिट का पेनिट्रेशन है, कल का मैं बता रहा हूँ। दूसरा हमने क्या देखा था कि टोटल 20% महिलाएं ही एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, और उसका 95% कहाँ है, एमएसएमई में। जो डाटा बताया कि 8 मिलियन डाटा है, कितना 8 मिलियन महिलाओं में रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने एक चीज़ और देखी थी कि गैप कितना है, इक्वलिटी गैप कितना है, ये देखा था हमने। कहा था कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड स्टेटिस्ट रिपोर्ट थी वो, देख लेना उसको, इसे एक बार देख लेना कि 82% महिलाएं और 92% महिलाएं और 82% पुरुषों की मंथली इनकम कितनी, 10,000 से भी कम है। फिर हमने देखा था कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट हमने देखी थी, इसमें क्या बताया गया था कि भारत में 1% लोगों के पास कितनी 20% संपत्ति है। क्रेडिट देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था एजुकेशन देखा था, जेंडर पैरिटी इंडेक्स देखा, जेंडर सर पॉलिटिक्स। ओके, बस याद सही हो। पॉलिटी में क्या हमने देखा था, 10.5% ही तो है, ठीक है। वर्ल्ड ग्लोबल कितना था, 24%, ऐसे था, 24 या 26% था। और भारत में 10% ही महिलाएं क्या है, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। वर्ल्ड में 24% है ये, ठीक है। पॉलिटिक्स था। उसके बाद क्या था, एजुकेशन। यस सर। एजुकेशन था। एजुकेशन में जेंडर पैरिटी की हमने बात की थी। जेंडर पैरिटी में क्या था, केवल जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें 42% देश हैं जहाँ जेंडर पैरिटी उन्होंने हासिल कर ली है। सेकेंडरी में कितने थे, प्राइमरी में 49 थे, सेकेंडरी में 42 थे, और सेकेंडरी बताता हूँ जो इंटर तक के स्कूल होते हैं। हायर में कितने, 24% देश ऐसे हैं जिन्होंने क्या जेंडर पैरिटी हासिल की है, ठीक है। ये हो गया था। महिलाओं की साक्षरता कितनी थी बताओ, 67% है ना, 65%, ओके। महिलाओं की साक्षरता कितनी, 65%, ये बात हो गई थी। और कुछ बता दो नहीं। आज हमने क्या देखा, स्कीम्स देखी। स्कीम सबसे पहले कौन सी थी, स्टेप, दूसरा सुधार गृह, यानी स्टेप, दूसरी क्या है बताते रहो सब लोग, सुधार गृह, दूसरा क्या है, इसमें क्या था, 30 पर एक जिले में 30 महिलाओं के लिए बनाया जाएगा छात्रावास टाइप का, जो बेचारी पीड़ित है महिला, जो कहीं को जैसे घर से निकाल दिया गया या कोई हिंसा की शिकार हो गई। तीसरा क्या है, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, SWOT इसमें लगाया जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक। इसमें 4 पॉइंट हमने सीखे थे कि क्या 4 पॉइंट दिमाग में क्या होना चाहिए, हमेशा विकलांग दिमाग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विकलांग होना चाहिए ना, महिला होनी चाहिए कि ना, दिव्यांग सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए हमेशा दिमाग में, है ना। और क्या था, फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए, शिकायत बॉक्स भी होना चाहिए, इसे ग्रेवियांस रिडर्सल कहते हैं ना, ये भी जरूरी है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, दिमाग में होना ही चाहिए हमेशा, चिपका दो कहीं भी, एक आध नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद कौन सी थी, उज्ज्वला योजना। उसके बाद उद्यम सखी पोर्टल, मदर MCTC, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग योजना, ठीक है। उसके बाद मातृत्व वंदना योजना, 1 स्टॉप सेंटर स्कीम हिंसा वाली महिलाओं के लिए, ठीक है। ये हो गया, याद हो गया ना, यानी कि हमने महिलाओं के बारे में इतना देख लिया, एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, ठीक है, महिलाओं के लिए, ये भी याद होनी चाहिए ना। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इस समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 23, ये ऐसे नहीं लिखना है, उसको जानना जरूरी है, ठीक है। 24D, ये 243D पता है क्या है, किसी को पता है मंजीत, ये है पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया कि नहीं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, 15(1) कहता है कि लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, ओके, ठीक है।
आर्टिकल 15 क्या कहता है कि लिंग के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते 15 में, ठीक, यानी कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन 15 में सुविधाएं क्या दी है कि बच्चों और महिलाओं के लिए, ठीक है, हमें छूट दे रहे हैं। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं पर वो बाद में सीखेंगे हम लोग। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समानता लाने के लिए भेदभाव कर रहे हैं। हमने इनके लिए स्पेशल नियम बनाया है ना, तो समानता लाने के लिए भी हम भेदभाव कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, सकारात्मक भेदभाव। तो 15(3) क्या कहता है, सकारात्मक भेदभाव की बात करता है। 23 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध बताता है। 39 या 39D बताओ सब लोग भाई क्या है, बताओ मंजीत, ये भी देखो 39 या 39D क्या है। 42 क्या है, 42 है सूद यानी कि जो के लिए सुविधाएं सरकार को देनी है। ये क्या है, डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है। 49 ये कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन है, ऐसा बताओ। 39 है। 39 ये कहता है फ्री लीगल एड्स, जो महिलाओं को भी मिलेगी ना, ऐसा तो है नहीं। और 39D कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। मिनट बस पानी पी लेते, ठीक है। 39D क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये क्या है, प्रसूति के लिए, ठीक है, प्रसूति को कहते हैं इंग्लिश में प्रेगनेंसी में सुरक्षा, ठीक है। तो आर्टिकल्स में काफी संख्या में पता चल गया। 243D 1/3 आरक्षण। 15(3) क्या कहता है, महिलाओं पर बच्चों के लिए क्या स्पेशल हम बना सकते हैं नियम, ठीक। 23 क्या है, शोषण नहीं होना चाहिए बच्चों महिलाओं सबका, ठीक है। 31 ये क्या है, 31 ये है नालसा। 31D क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 42 क्या है, प्रेगनेंसी में सुरक्षा या राज्य को सुविधा देना, ठीक है। 43 तो जी पता चल गया, क्लियर है। तो कैसे देख लेते हैं एक बार। 15(3) दूसरा क्या है, 42, तीसरा क्या है 23, चौथा क्या है 39A, पांचवा क्या है 39D। हो गए, कहीं भी आ जाए चेक देना, ठीक है। और SDG कौन सा है बताओ, बताओ भाई। 10 सर। 10 हो गया, चलो ठीक है, लगा सकते हो 10 और 4। 4 स्पेसिफिक है, ठीक है, लैंगिक समानता, ठीक है।
1.1 हो गया, ठीक है। वहाँ एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या 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 है, वरना तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि सिर्फ उपाय तो पूछेगा नहीं, ठीक। तुम्हें इसको लिखना है, लिख दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बना दो। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो चौकोर क्यों बनाओगे भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक। लिखना पड़ेगा पूरा, लिख दो। पहले कौन सा है, 15(3), इसके बारे में लिख दो। दूसरा कौन सा है, 23, इसके बारे में लिख दो। तीसरा कौन सा है, 39 है, तो 39D। दूसरा कौन सा है, 42, 240D, इसके बारे में लिख दो, थोड़ा थोड़ा लिख दो। हो गया डायग्राम कि नहीं हो गया, हो गया ना। यही तो है, लोग कहते हैं डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। ऐसे अच्छा ना लग रहा हो तो व्यंजन बना दो, दूसरी तरफ से इटालियन टाइप का था, वैसे भी अच्छा ना लग रहा हो, सबसे अच्छा है फिर ये। ऐसे इसको डांस करवा दो, ऐसे ऐसे टाइप का बना लो। क्या हुआ, कोई इशू, कौन, मंजीत, हाँ जी, क्या हुआ, आज तेरी तबीयत नहीं सही क्या? आज तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया ना बिल्कुल। जो समझाया जाने कि आंसर राइटिंग क्या होती है। इतना जो हल्ला करता है ना आंसर राइटिंग, बिना कंटेंट के आंसर राइटिंग नहीं होती है। कंटेंट याद है तो ये सब अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब बन जाएगा, और नहीं याद है तो तुम ऐसे ही बना के बैठ जाओगे कल। हमारा तो नहीं याद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, तो तुम इसको बना दिया मान लो, तो तुमको तो 6 पूरे करने में भी दम निकल जाएगा। तो ही लिख के छोड़ा है, पता लगे जो दिख जाएगा तो छोड़ा है यहाँ पे, है ना। अब देखो हम लोग देखने वाले हैं कानून कौन कौन से हैं महिलाओं को लेकर, ठीक है। अब कुछ 3-4 इशूज है, उनको नहीं डिस्कस करेंगे, कोई तुम लोग आएगा तो पढ़ लेना। एक अनपेड वर्क है, इस पे इशू है। दूसरा क्या है इसका, ये व्यापार में इनका रोल इतना कम क्यों है। दूसरा साइंस टेक में रोल कम क्यों है। देखो ये जब क्वेश्चन आएगा ना कुछ भी, तो आपको एक मिलेगा साइंस टेक में रोल कम है, ठीक, या व्यापार कम है, तो उसके लिए तुम्हें सोचने को पड़ेगा। तो सोचोगे कहाँ से, अगर तुम्हारे पास कंटेंट है तो ठीक है, नहीं है तो इसी टाइप के, तो घरेलू हिंसा बहुत इसलिए व्यापार में रोल नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में कमी इसलिए व्यापार में रोल नहीं है ना। पॉइंट निकल रहे कि नहीं निकल रहे। साइंस टेक में क्यों नहीं है, क्योंकि लिटरेसी नहीं है। दूसरा क्या है, तो तुम्हें कानून पे बात कर लेते हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, ये मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं, ठीक है। इसमें 26 महीने का नहीं होता भाई, 26 महीने तो बहुत हो, हाँ तो ये 24 महीने का, 2 साल का होता है मैटरनिटी बेनिफिट। 26 घर लिख गया, 24 नहीं तो 2 साल का होता है, 24 महीने का सर्विस में, ठीक है। दहेज के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, इसमें क्या कहता है, दंड का प्रावधान किया गया दहेज में। इसको थोड़ा तुम देख लेना, इंग्लिश का इशू है थोड़ा। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1986, ठीक, यानी कि दुर्व्यापार को भी दंड दिया गया, प्रावधान लिखा हुआ है, दुर्व्यापार के लिए भी दंड दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए अश्लील निरूपण निषेध अधिनियम 1986 कि अश्लील निरूपण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सती प्रथा अधिनियम 1986 है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित नियम है। इतने सारे सरकार ने क्या बना रखे, कानून बना रखे हैं, ठीक। उनको याद नहीं करेंगे, पढ़ते रहना, याद रह जाएगा। मातृत्व, वैसे मातृत्व वाला किससे जुड़ा है, 17 से। मातृत्व लाभ किससे जुड़ा है, 17 से। दहेज वाला 1961 का है। व्यापार जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग होती है 1986 से जुड़ा हुआ है। असली निरूपण जो होता है ना, वो 1986 से जुड़ा हुआ है। सती प्रथा का
87 में आया, महिला आयोग 1990 में आया, घरेलू हिंसा 2005 में आया, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न कितना 2013 में आया। ठीक, समझ गए? बिल्कुल। अब देखो उपाय बताने हैं कि भाई महिला व्यापार में नहीं है तो उसका उपाय क्या है। पहला क्या कह रहा है कि व्यापार के नियमों को क्या करना, सरल करना है ताकि सीमा पार व्यापार कर पाए। पहला क्या है, नियम को सरल करना है, ये भी फॉर्डर पॉइंट है, समझ लेना। दूसरा क्या है, वित्त को बढ़ाना है। क्यों वित्त को बढ़ाना, क्योंकि 12% ही पेनिट्रेशन है। ठीक, महिलाओं की क्षमता में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। इसमें व्यापार से जुड़ने के लिए क्षमता वृद्धि करनी है। ठीक है। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक रूप से काम करना है, आंकड़े आधारित उपाय करना है। आंकड़े को बेस बना के ही काम करना है। अब ये बताओ, तुम सिर्फ महिला में से लिख सकते हो क्या? नहीं ना। तो जहाँ कहीं भी समस्या होगी व्यापार से रिलेटेड, वहाँ क्या करोगे, यही तो लिखना है। बिल्कुल। याद हो जाएगा ना। पहला क्या है, व्यापार नियम को सरल करो, सीमा पर व्यापार को बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ, वित्त की पहुंच बढ़ाओ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, आंकड़े को ध्यान में रखो, डिजिटलीकरण करो, है ना। सूचना डिजिटलीकरण कैसे होता है, सूचना पहुंचाना आसान होता है, कौशल विकास करो, रोजगार प्रबंधन में देखो क्या होता है, डिजिटलीकरण के फायदे क्या होते हैं। पहला, सूचना आसानी से पहुंचती है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट होता है। तीसरा क्या होता है, रोजगार और लाइफ मैनेजमेंट में भी डिजिटलीकरण यानी कि हमें फायदा करता है। तीन चीजें हो कि पहला क्या हुआ, सूचना, स्किल और मैनेजमेंट, तीनों में डेटा का यूज है, डिजिटलाइजेशन का यूज है ना। तो ये लाभ है उसको व्यापार बढ़ाने में। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि फॉर्डर पॉइंट तैयार करने में, वहाँ पे फॉर्डर पॉइंट तैयार किए थे, कौन कौन से थे देखो, ये थे ना, महिला को ध्यान में रखेंगे, दिव्यांग को ध्यान में रखेंगे, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी यानी रजिस्टर का मतलब ऑब्जेक्टिविटी कि कोई चेंज ना कर पाए के बाद में होता है, इसलिए इसको रखेंगे। नई टेक्नोलॉजीज का ध्यान में रखेंगे और फीडबैक सिस्टम की बात करेंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा, उसमें से टेक्नोलॉजी आ गई ना, टेक्नोलॉजिकल आ गया ना। ठीक है, वित्त पहुंचाना ये भी आ गया ना। कहीं भी होगा पैसे की हमेशा कमी ही रहेगी। ठीक, नियम हमेशा कठिन ही रहेंगे। भारत राष्ट्र समाजवादी देश, तो नियम हमेशा कठिन रहेंगे, सरल करना है। कहीं भी चेप ना चेप हो। ठीक, क्षमता बढ़ाना हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट ही रहता है। सामूहिक मंचों मतलब सामूहिक रूप से हम प्रयास करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है ना। सामूहिक रूप से प्रयास कोई बुरी बात है क्या? आंकड़े बेस पे काम करना चाहिए, कौन नहीं चाहता आंकड़े बेस पे काम हो। ठीक, डिजिटलीकरण करना चाहिए। डिजिटल के फायदे क्या होते हैं, कभी डिजिटलीकरण लिख दो। अब कहें कि क्या क्या, ठीक है, तो डिजिटलीकरण हमने बनाया ऐसे 3 ग्राफ दिखा दिए, डिजिटलीकरण ऐसे बनाया, ऐसे त्रिभुज बना दिया, सूचना की पहुंच हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गया और मैनेजमेंट हो गया, तीनों बना दी। ठीक है, ओके, हो गया ना? बताओ भाई, यस सर। तो समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये सब फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में होने ही चाहिए। कहीं भी लिखना हो तो 2-4 पॉइंट और क्वेश्चन में चेक करो। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो इसको फर्स्ट पेपर में ऐसे चेक हो, फिर सेकंड पेपर में भी सेम चेक हो, थर्ड पेपर में सेम चेक हो। कारण क्या है कि कॉपी एक ही जन पास दोनों जाएंगे, तुम्हारी तीनों की तुम्हें तीनों पहुंच गए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। होने वाला क्या है कि जो तूने फर्स्ट पेपर में लिखा वो दूसरा चेक करेगा, दूसरे में लिखा तीसरा चेक करेगा। तो ये सब काम हमेशा चलेंगे। यही आंसर राइटिंग स्किल है, क्योंकि जो नहीं आता उसे भी लिखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। और हद ये सिस्टम है कि अब पूरा पेपर लिखा ढंग से, तब भी इंटरव्यू कॉल आ रही है लोगों की। बस पूरा पेपर 20 क्वेश्चन पूरे कर लो। ठीक है। अब मैं एक चीज और देखनी थी कि इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, ठीक, महिलाओं से रिलेटेड। हम महिला को लगभग खत्म करने वाले हैं, मतलब महिला को नहीं खत्म करने वाले हैं, महिला टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। ठीक, अब ये लास्ट चीज बची, जजमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अमित सर, अमित सर हैं, आंसर है। अमित सर हैं। हाँ। और अब सर यहाँ से मीटिंग बनते हैं, फिर से मिलेंगे इस मीटिंग को। अच्छा। ठीक है, ये सेपरेट करेंगे, इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे।